जय हिंद विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सब्सिडरी बुक यानी सहायक बहिया। आमतौर पर देखा जाता है कि जहाँ पर व्यापार होता है, व्यापार या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। जहाँ पर छोटे व्यापार होते हैं, लेन देन कम होते हैं, ट्रांजैक्शन कम होते हैं, वहाँ पर खाते रखना बड़ा आसान होता है या ट्रांजैक्शन करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। लेकिन जहाँ पर बड़ा व्यापार होता है, जहाँ पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर नकल बही में यानी कि जर्नल में लेखे करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए या इन कठिनाइयों को कम करने के लिए जर्नल की कुछ सहायक बहियों का निर्माण किया गया है, यानी सहायक बही बनाई गई है। तो उन सहायक बहियों के आधार पर जर्नल में जो आने वाली कठिनाई है वो कठिनाई सारी खत्म हो गई। सहायक बही के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं सारी बहियों को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ सम करेंगे। सहायक बही, सबसे पहले रोकड़ बही। रोकड़ बही यानी नाम से मालूम पड़ रहा है कैश बुक, यानी ऐसे सारे लेखे जिनका संबंध कैश से होता है, यानी जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम रोकड़ बही में यानी कैश बुक में लेते हैं। अब रोकड़ बही के भी क्या चार पार्ट कर रखे हैं। एक सिंपल कैश बुक है, साधारण रोकड़ बही। इसके अंतर्गत केवल रुपए का आना और रुपए का जाना, कितना रुपया आ रहा है कितना जा रहा है, ओनली एक कॉलम होता है कैश का, इसलिए इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। नंबर 2, द्विस्तंभी रोकड़ बही यानी डबल कॉलम कैश बुक। द्विस्तंभी रोकड़ बही क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं, अपनी कैश बुक के साथ साथ बैंक को भी इसमें मेंटेन करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक में रोकड़ और बैंक या रोकड़ और बट्टा या बैंक और बट्टा, ये इनके कॉलम एक साथ लिखकर फिर उनके इसमें लेखे करते हैं। नंबर 3, त्रिस्तंभी रोकड़ बही। त्रिस्तंभी यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, अब बहुत सारे लेखे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव कैश पर भी पड़ता है, बैंक पर भी पड़ता है और डिस्काउंट पर भी पड़ता है। तो जिनका प्रभाव तीनों जगह पड़ता है, उन सभी ट्रांजैक्शन को, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। नंबर 4, लघु रोकड़ बही। इसको हम खुदरा रोकड़ बही के नाम से भी जानते हैं, यानी पेटी कैश बुक इसको हम बोलते हैं। प्रायः लघु रोकड़ बही छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाई जाती है। छोटे खर्च यानी स्टेशनरी खर्च है, पेंसिल खर्च है, या फिर मैच बॉक्स खर्च है, या फिर गाड़ी भाड़ा है, या टैक्सी किराया है ना। तो ये सारे छोटे मोटे खर्च जो होते हैं वो लघु रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये रोकड़ बही के 4 पार्ट हुए हैं। अब नंबर 2 है क्रय बही। क्रय बही यानी जितना भी माल हम उधार खरीदते हैं, है ना। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो तो कैश बुक में करेंगे, लेकिन जितने भी उधार ट्रांजैक्शन हैं उनके लिए अलग अलग बही बनाई गई है। अगर मान लो हमने उधार माल खरीदा है तो उसका लेखा करेंगे हम क्रय बही में यानी परचेज बुक में। विक्रय बही यानी हम जितना भी माल उधार बेचेंगे, उन सारे उधार जो माल बेचते हैं उनकी एंट्री हम करेंगे सेल्स बुक में। क्रय वापसी बही यानी परचेज रिटर्न बुक। जब हम माल खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन माल में कुछ न कुछ समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन माल को हम जब वापस करते हैं, तो खरीदा हुआ माल जब वापस करते हैं तो उसका सारा ट्रांजैक्शन जो होता है वो क्रय वापसी बही में होता है। ठीक है। उसके पश्चात आता है सेल्स रिटर्न बुक। जब हम माल को बेचते हैं तो बेचने पर माल में कुछ समस्या आती है, तो उन समस्याओं के लिए जिनको हमने माल बेचा है वो वापस से हमको माल लौटाते हैं, है ना। तो उनका सारा ट्रांजैक्शन कहाँ करेंगे हम? सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है। प्राप्य विपत्र बही यानी बिल्स रिसीवेबल। तो इस बही में ऐसे सारे बिल जिनका पेमेंट हमको लेना है, जो पेमेंट हमारे पास आएगा वो सारा प्राप्य विपत्र बही में लिखा जाएगा। देय विपत्र बही यानी ये वो बही है जिसके अंतर्गत जिन बिल का पेमेंट हमको करना है वो सारे हम देय विपत्र बही में लिखेंगे। इसके पश्चात सबसे लास्ट में है मुख्य जर्नल यानी जर्नल प्रॉपर भी बोला जाता है इसको। ये सारे लेखे जो
इन बहियों में नहीं होते हैं, बचे हुए सारे लेखे हम इस मुख्य जर्नल में करते हैं। लाइक असेट्स की परचेस या सेल्स हम करते हैं तो वो इस मुख्य जर्नल में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर बहियों के प्रकार देखे हैं। अब किस प्रकार से लेखे इनमें किए जाते हैं मैं सवालों के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, किस प्रकार से हमको लेखे करना है ये हमको सीखना है। तो निम्न व्यवहारों को साधारण रोकड़ बही में लिखिए। जून 1 नगद रकम से व्यापार प्रारंभ किया 1200 रुपये। जून 3 प्रसाद से माल खरीदा 390 रुपये। जून 5 प्रसाद को चुकाए 390 रुपये। जून 6 महेश को माल बेचा 860 रुपये। जून 8 महेश से प्राप्त हुए 560 रुपये। जून 10 नगद बिक्री 375। जून 20 नगदी से माल खरीदा 750 रुपये। जून 25 फर्नीचर खरीदा 250। जून 28 किराया दिया 50 रुपये और जून 30 वेतन दिया 360 रुपये। ये सवाल अभी हमने पढ़ा। अब इसका ट्रांजेक्शन यानी इसका लेखा हम कैसे करेंगे सिंपल केस बुक में, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में सिंपल केस बुक ऑफ अगर किसी व्यक्ति का नाम है जिसका हम केस बुक बना रहे थे यहाँ नाम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं है तो हमने डेट खाली छोड़ दिया। यहाँ पर डेट पार्टी डेट व दिनांक जो ट्रांजेक्शन जिस दिनांक को हुए हैं वो सारे हम लिखेंगे। यहाँ पर पार्टिकुलर यानी विवरण, यहाँ वाउचर नंबर है यानी वाउचर नंबर हम यहाँ पर डालेंगे, जो भी वाउचर नंबर हो वो। लेजर फेलो यानी हम लोग जो लेजर करते हैं यानी उसका जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ नंबर हम यहाँ लिखते हैं। अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में, यानी जितना भी अमाउंट केस बुक में आता है तो डेबिट साइड में, जितना भी अमाउंट जाता है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये है क्रेडिट साइड। जो कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम हमने यहाँ बनाए वो एक कॉलम इधर रहेंगे, यानी डेबिट साइड में 5 कॉलम, क्रेडिट साइड में 5 कॉलम। अब ये 5 कॉलम जो हमारे डेबिट साइड में है, जितना भी पैसा हमको प्राप्त होगा वो लिखेंगे हम डेबिट साइड में, जितना भी पैसा जाएगा हमारे पास से वो क्रेडिट साइड में। मैं पढ़ रहा हूँ जून 1 नगद रकम से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, व्यापार प्रारंभ किया जून 1, तो ये हमारे व्यापार में पैसा आया है यानी टू कैपिटल अकाउंट। कितना 1200 रुपये से हमने व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, प्रसाद से माल खरीदा जून 3। देखो प्रसाद से माल खरीदा है, यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि प्रसाद से नगद माल खरीदा है या प्रसाद से रोकड़ा माल खरीदा है, नाम आ गया है यानी कि हमने उधार माल खरीदा है। तो उधार माल की एंट्री हम इस केस बुक में नहीं करते हैं। तो जून 3 की एंट्री प्रसाद से माल खरीदा 390 रुपये, इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। अगली जून 5 प्रसाद को चुकाए यानी पैसा जा रहा है तो लिखेंगे हम जून 5 बाय प्रसाद। प्रसाद को चुकाया हमने कितना 390 रुपये, पैसा जा रहा है इसलिए लिखा क्रेडिट साइड में। जून 6 महेश को माल बेचा 860 रुपये। अब इसमें फिर नाम आ गया, महेश को माल बेचा है, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है नगद बेचा है, महेश को माल बेचा है यानी कि उधार बेचा है। तो उधार ट्रांजैक्शन हम इस केस बुक में नहीं करेंगे। ठीक है, जून 8 महेश से प्राप्त हुए 560 रुपये, पैसा आ रहा है ना, तो लिखेंगे हम जून 8 किससे प्राप्त हो रहे हैं हमको, महेश से, टू महेश। कितना प्राप्त हुआ है 560 560 रुपये, ये लिखा हमने डेबिट साइड में। इसके पश्चात जून 10 नगद बिक्री, ये नगद माल बेचा, माल बेचने पर पैसा हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो रहा है 375 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे जून 10 टू सेल्स अकाउंट 375 रुपीज़, 375 रुपये हमको प्राप्त हुआ है। फिर जून 20 नगदी से माल खरीदा, नगदी से माल खरीदा यानी पैसा हमारे पास से जा रहा है, कितने का माल खरीदा हमने, यहाँ लिखेंगे जून 20 बाय परचेस अकाउंट। हमने नगद माल खरीदा है 750 रुपये का,
तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे हम 750 रुपये, क्योंकि ये पैसा हमारे पास से जा रहा है। फिर अगली एंट्री जून 25, फर्नीचर खरीदा 250 रुपये, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है। जून 25 बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना हमने फर्नीचर खरीदा है, तो 250 रुपये का फर्नीचर हमने खरीदा है। ठीक है, इसके पश्चात जून 28 किराया दिया खर्च है, एक्सपेंसेस है, यानी पैसा हमारे पास से, रुपया हमारे पास से जा रहा है। जून 28 काय से जा रहा है वो, बाय रेंट अकाउंट, यानी किराया दिया हमने, कितना दिया है 50 रुपये, यहाँ लिखा 50 रुपये हमने। इसके पश्चात हम देखते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन है जून 30, वेतन दिया 360 रुपये, तो यहाँ पर पैसा जा रहा है ना, अमाउंट रुपए हमारे पास से जा रहे हैं क्योंकि ये खर्च है। जून 30 हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। अब कितना अमाउंट है इसका अमाउंट है 360, यानी 360 रुपये अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ की टोटल का मिलान करेंगे, मैच करेंगे। इधर की टोटल आ रही है 2135, इधर की टोटल आ रही है 1800 रुपये, यानी क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है। तो यहाँ पर महीने के अंत में हम देखते हैं बैलेंस बच रहा है हमारे पास बाय बैलेंस CD, कितना बच रहा है, ये 2135 बड़ी संख्या है, यहाँ भी लिखेंगे, और इसी लाइन में 2135 हम यहाँ पर भी लिखेंगे। 2135 में से 1800 घटाएंगे तो 335 रुपये, ये हमारे पास बैलेंस बच रहा है। ये बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट मंथ। जून के बाद क्या आता है, जुलाई, जून 30, जुलाई 1, यह लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, यानी ब्रॉट डाउन कितना है ये 335 रुपये। तो आगे समझ में हमको सवाल ये। अब इस सवाल के पश्चात यहाँ पर तो हमने सिंपल कॉलम कैश बुक पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक, यानी जब एक साथ कैश की और बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसको कैसे करें। अब हम सवाल नंबर 2 पर ध्यान आकर्षित करेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों को द्विस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए। 2017 जनवरी 1 रोकड़ शेष 6200 रुपये, बैंक शेष 2000 रुपये। जनवरी 7 बैंक में जमा किए 3000 रुपये। जनवरी 15 राकेश से चेक मिला जिसे बैंक में जमा किया 1975 रुपये। जनवरी 25 अमन से प्राप्त हुए 775 रुपये। जनवरी 28 फर्नीचर खरीदा 1200 रुपये। जनवरी 30 राम को चेक द्वारा दिए 1240 रुपये। जनवरी 31 दुकान किराया दिया 250 रुपये। देखिए ये डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, इसमें केवल एक कॉलम डेबिट साइड में, एक कॉलम क्रेडिट साइड पड़ा है। बैंक वाला कॉलम यहाँ पड़ा है डेबिट साइड में, और बैंक वाला कॉलम क्रेडिट साइड पड़ा है। ये डेबिट साइड है अपनी और ये क्रेडिट साइड है। अब जो ट्रांजेक्शन में पढ़ रहा हूँ उनको, और इन ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे, यानी जो भी व्यवहार है मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले है 2017 जनवरी 1 रोकड़ शेष 6200 और बैंक शेष 2000। ठीक है, तो ये 2017 यहाँ पर जनवरी 1 को हमको बैलेंस दे रखा है, तो टू बैलेंस। अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो ये माना जाएगा बैलेंस हमारा यहाँ पर बैलेंस BD है। लाया कितना है, रोकड़ शेष है 6200 रुपये, बैंक शेष हमारे पास है 2000 रुपये। तो ये यहीं पर लिखेंगे हम बैंक शेष में, अलग से आपको बैलेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी बैलेंस लिखा अपन ने, कैश में आ गया 6200 और बैंक में आ गया 2000 रुपये। अब जनवरी 7 बैंक में जमा किए हमने 3000 रुपये। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है, देखो हमारे पास कैश भी है और बैंक भी है, दो कॉलम आ गए, तो कहाँ पर हम रकम लिखें। तो इसके लिए एक आसान तरीका है, जब हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हो जाता पाने वाला, और यहाँ पर कैश अकाउंट, यानी बैंक पाने वाला हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट लिखा हमने, टू कैश अकाउंट लिखा। अब यहाँ देखो टू में क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और
ऊपर है बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ जब कैश और बैंक दो दो ट्रांजेक्शन एक साथ होते हैं और हमारे पास बैंक अकाउंट आ गया है और कैश अकाउंट आ गया है, यानी बैंक में जमा किया हमने या बैंक से निकालते हैं, तो उनका जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं कांट्रा एंट्री। तो इसके लिए हम लेजर फेलो में सी लिखेंगे, यहाँ पर लेजर फेलो में सी लिखेंगे। इसको होता है कि इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हमने दोनों तरफ करी है। तो अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमारे पास है 3000 रुपये। तो कैश का अमाउंट आएगा बैंक में और बैंक का अमाउंट आएगा कैश में 3000 रुपये लिखा हमने। तारीख हम देखेंगे, तारीख है जनवरी 7, ये जनवरी 7 जनवरी 7। बस केवल यहीं पर ध्यान रखना है, जब हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं तो उसकी कांट्रा एंट्री होती है, यानी दोनों तरफ एंट्री होती है। कैश का अमाउंट बैंक में जाता है, बैंक का अमाउंट कैश में जाता है। बाकी वही है, पैसा प्राप्त हो रहा है टू में, पैसा जाए बाय में। अगर चेक प्राप्त होता है तो हम लिखेंगे कैश में, लेकिन चेक हम देते हैं तो लिखेंगे हम बैंक में। क्लियर। अब आगे, जनवरी 15 राकेश से चेक मिला जिसे बैंक में जमा किया। ठीक है, 1975 रुपये का राकेश से चेक मिला जनवरी 15। तो यहाँ लिखेंगे हम टू राकेश, क्योंकि हमको मिला किससे, राकेश से, और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है, इसलिए अमाउंट हम कैश में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कहाँ पर, बैंक में। यहाँ ध्यान रखना, अगर वो चेक अगर अगले दिन जमा करते तो हम पैसा का लिखते, यानी अमाउंट का लिखते हम कैश में, लेकिन हमने उसी दिन जमा कर दिया है, इसलिए लिखेंगे कहाँ पर हम, बैंक में। अब अगली एंट्री जनवरी 25 अमन से प्राप्त हुए। तो ये पैसा हमारे पास आ रहा है, किससे प्राप्त हो रहा है हमको, टू अमन से। तो पैसा जो हमको प्राप्त होता है वो लिखेंगे डेबिट साइड में। कितना प्राप्त हुआ है, तो 775 यानी 775 रुपये अमन से हमको प्राप्त हुए। इसके पश्चात जनवरी 28 फर्नीचर खरीदा हमने 1200 रुपये में। अब हमारे पास से अमाउंट जा रहा है ना, तो जनवरी तारीख देखेंगे हम जनवरी 28, पैसा कहाँ से जा रहा है हमारे पास से, फर्नीचर परचेस करने पर। तो फर्नीचर अकाउंट कितना अमाउंट जा रहा है, फर्नीचर खरीदा हमने 1200 रुपये का, तो कैश खरीदा इसलिए कैश के कॉलम लिखेंगे हम। फिर राम को चेक द्वारा दिए जनवरी 30, राम को दिया हमने, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है यानी क्रेडिट साइड में, बाय राम, और चेक द्वारा दिया है हमने, तो अमाउंट लिखेंगे हम बैंक में। कितना है, 1240 1240 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट जनवरी 31 दुकान किराया चुकाया 250, यानी यहाँ भी ये एक्सपेंसेस है। जनवरी 31 बाय शॉप रेंट अकाउंट कितना चुकाया हमने, 250। अब ये यहाँ पर ध्यान रखना, अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो लिखेंगे बैंक में, अदरवाइज लिखा हमने कैश में। क्लियर। ये सवाल हमारा हो गया है। अब हम टोटल करेंगे। पहले हम बैंक की टोटल करते हैं, तो बैंक में आ रहा है 3 2 5 6975 डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आ रहा है 1240, यानी इस तरफ कम है, तो इस तरफ कम है, तो हम लिखेंगे जनवरी 31 बाय बैलेंस CD। कितना कम है हम घटा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम यानी 5735 रुपये कम है। 6975 हमने यहाँ लिखा और 6975 हमने यहाँ लिखा, घटाया 6975 में से हमने 1240 रुपये, तो ये आया 5735 रुपये। ठीक है। अब डेबिट साइड टोटल बड़ी लग रही है हमको, कितना है, जोड़ेंगे 6207 6975। इस 6975 में से हम देखा इधर का ये 6975 लिखा हमने, और इसमें से इसकी टोटल यानी 3 और 4 4450 घटा देंगे हम, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा 25 है 2525 ये बैलेंस।
तो ये कैश बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस है, ये जनवरी 31 में है। इसको नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने में फरवरी 1 को हम इसका ट्रांजेक्शन कर देंगे। फरवरी 1 में हम इसको ले आएंगे। कैश में कितना है 2525 रुपये और बैंक में है 5735 रुपये। इस प्रकार ये सवाल हमारा पूरा होता है। बस इस बात का जरूर ध्यान रखना कहीं कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए। यहाँ हमने लिखा 2017 तो यहाँ पर भी 2017 आप लिख देना, तो आपको समस्या नहीं आएगी। क्लियर। अभी हमने जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे होती है तो हमने कैश बुक सीखी थी हमने अभी। अब हम सीखेंगे उधार ट्रांजेक्शन जो होते हैं, यानी उधार माल बेचते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो उनका लेखा हम जिन बहियों में करते हैं, चाहे क्रय बही हो या विक्रय बही हो। तो विक्रय बही में हम कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, जब सवाल हमारे सामने होगा तो उसका ट्रांजेक्शन कैसे होता है ये हम सीखेंगे। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित से श्री मनीष कुमार की विक्रय बही लिखिए, यानी मनीष कुमार की हमको विक्रय बही बनाना है। 2017 जनवरी 10 मेसर्स भगवान दास एंड कंपनी को 10% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर माल बेचा। अब माल बेचा तो माल में क्या है, रेशमी कपड़ा यानी सिल्क क्लॉथ 2000 रुपये का, ऊनी कपड़ा यानी वुलन क्लॉथ 4000 रुपये का, सूती कपड़ा यानी कि कॉटन क्लॉथ 1000 रुपये का। जनवरी 25 मेसर्स आगरा क्लॉथ स्टोर्स को 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। सूती कपड़ा 2000 रुपये, ऊनी कपड़ा 5000 रुपये और रेशमी कपड़ा 2000 रुपये। तो इसका ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे, देखिए सेल्स बुक का फॉर्मेट है। सेल्स बुक ऑफ श्री मनीष कुमार। सबसे पहले कॉलम होता है डेट का, दिनांक का, जिस दिनांक को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो। पार्टिकुलर यानी विवरण। इनवाइस नंबर यानी बीजक संख्या जो होती है, बीजक नंबर जो होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। लेजर फेलो, जिस खाता पृष्ठ पर हम खतौनी करते हैं वो पृष्ठ नंबर यहाँ पर आता है। अमाउंट और नेट अमाउंट। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जनवरी 10 तारीख को, जनवरी 10 को मेसर्स भगवान दास एंड कंपनी को 10% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर माल बेचा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस व्यक्ति को माल बेचा है उसका नाम लिखेंगे। तो वो कौन है, मेसर्स यानी M/S, मेसर्स भगवान दास एंड कंपनी। भगवान दास एंड कंपनी को हमने माल बेचा है, ठीक है। इसको चाहो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो आप, भगवान दास एंड कंपनी। अब क्या माल बेचा हमने, तो हम देखते हैं हमने बेचा है सिल्क क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ। तो सिल्क क्लॉथ हमने बेचा है 2000 का, वुलन क्लॉथ हमने बेचा है 4000 रुपये का और कॉटन क्लॉथ बेचा हमने 1000 रुपये का। मेसर्स भगवान दास को हमने सिल्क क्लॉथ, वुलन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ बेचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बेचा है। अमाउंट में हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने पर आ रहा है कितना, 7000 रुपीज़ का माल बेचा है। यहाँ पर हमने टोटल किया 7000 रुपये। अब यहाँ 10% व्यापारिक बट्टा है, यानी ये डिस्काउंट दे रहे हैं हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है, हम इसको लेस करेंगे तो 7000 का 10% एक जीरो हम कम कर दें, कितना आया 700 रुपये। इसको आप ब्रैकेट में दो तो माना जाएगा ये माइनस हो रहा है, कितना 7000 में से 700 माइनस करेंगे तो बाहर लिखेंगे हम 6300 रुपये, ये नेट अमाउंट में आएगा। नेक्स्ट जनवरी 10 के बाद जनवरी 25, जनवरी 25। अब हमने किसको माल बेचा है, तो मेसर्स आगरा क्लॉथ स्टोर्स को माल बेचा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर मेसर्स आगरा क्लॉथ स्टोर्स को माल बेचा है। तो इसको आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो। कितना माल बेचा हमने या क्या माल बेचा है, तो हम वही देते हैं
सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा और रेशमी कपड़ा। तो सूती यानी कॉटन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा यानी वुलन क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ। सूती कपड़ा है 2,000 रुपये का, तो यहाँ लिखा हमने ये कॉटन क्लॉथ 2,000 रुपये। वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़ा है 5,000 रुपये का, तो यहाँ लिखा हमने ये 5,000 रुपये। और सिल्क क्लॉथ है 2,000 रुपये का, यहाँ लिखा हमने 2,000 रुपये का। ये माल बेचा है हमने किसको? मेसर्स आगरा क्लॉथ स्टोर्स को। अब हम क्या करेंगे, टोटल देखेंगे, 2 और 5 7 और 2 9,000 रुपये का हमने माल बेचा है। अब यहाँ पर भी इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना? 5%। तो लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट 5%। ये 5% निकालेंगे तो 9,000 का 5% जो आएगा तो ये आएगा 450 रुपये। 9,000 गुणित 5/100 करेंगे हम तो 450 रुपये आएगा। तो यहाँ पर ये घटाने के बाद या तो आप घटाओ या फिर इसको लिखो आप ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट लिखने के बाद जब घटाएंगे हम इसको तो ये आएगा 8,550 रुपये। तो अब हम टोटल सेल देखेंगे, टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो यह लिखा हमने टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हम देखते हैं, यहाँ पर टोटल करेंगे 6,000 और 8 14,850 रुपये। ये 14,850 रुपये। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग जब टोटल करते हैं, टोटल के नीचे अमाउंट नीचे डबल लाइन खींचते हैं। या तो आप ब्लैक का यूज़ करो यहाँ पर, अदरवाइज आप 2 लाइन खींच दो। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल सेल्स हमको फाइंड आउट हो गया। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम पड़ चुका है कैश बुक में एंट्री हम कैसे करते हैं या सेल्स बुक में एंट्री हम कैसे करते हैं। इसी प्रकार परचेज बुक में एंट्री भी इसी प्रकार होती है। इसी प्रकार हम ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं। तो ये इन सब का आप अभ्यास करते रहिएगा।